हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ जो वेस्ट बंगाल सेट है, वेस्ट बंगाल स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम होते हैं। सो इसका ये 2024 का पेपर है, 2023 का पेपर है। जो यहाँ पे डेट ईयर लिखा हुआ है, डेट एंड ईयर, ठीक है। सो 2023 पेपर वेस्ट बंगाल स्लेट पॉलिटिकल साइंस, जो कि पेपर 2 होते हैं। ये सीरीज 1 से सभी सीरीज का पेपर सेम ही होता है। ये पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 है। टोटल क्वेश्चन 100 है यहाँ पे। टाइम है टोटल 2 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स है। 1 क्वेश्चन में 2 मार्क्स करके रहते हैं, इसलिए 200 मार्क्स है टोटल। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो पे मैं करूँगी 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन एंड देन नेक्स्ट वीडियो में करूँगी 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वैसे इंग्लिश एंड बांग्ला दोनों लैंग्वेज में लिखा होता है। मैं इंग्लिश में ही पढ़ के जाऊँगी, आप लोग देख सकते हो दोनों लैंग्वेज में ही लिखा होता है। गुड गवर्नेंस पर्टेन्स टू क्वेश्चन नंबर 1। ऑप्शन ए है मेकिंग श्योर दैट ऑल गवर्नमेंट्स आर गुड UNCTAD UNACTED effort to improve people for better government, political conditionalities under the garb of economic policy, social development under the WTO-led trade policies। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी है, पॉलिटिकल कंडीशनलिटीज अंडर द गैप ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गुड गवर्नेंस होता है पॉपुलराइज बाय वर्ल्ड बैंक के द्वारा लेके आ गई थी साब सहारन कंट्रीज के लिए, ठीक है। पहले 1989 में इसका एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, ठीक है। एम्फासाइज्ड एज की फॉर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म इन पोर कंट्रीज। देन क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हु कैरेक्टराइज टेलरिज्म एज ए टूल ऑफ मोनोपोली कैपिटल। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सी, हैरी ब्रेवरमैन। टेलरिज्म जैसे कि हम लोग जानते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को टेलरिज्म बोला जाता है, जो प्रोपाउंड की थी FW टेलर ने, मतलब फेमस की थी FW टेलर ने। एंड दिस थ्योरी यूजेस टाइम स्टडी टू फाइंड द बेस्ट वे टू डू ए टास्क, एम्फसाइजेस साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। इसका कुछ प्रॉज है लाइक मोर आउटपुट लेस वेस्ट एंड कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, कुछ साइंटिस्ट क्रिटिसाइज भी करते हैं क्योंकि इग्नोर्स वर्कर इमोशंस, दिस थ्योरी एंड ट्रीट्स देम लाइक मशीन्स, ठीक है। लाइक ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ही इसको क्रिटिसाइज करते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को। एनीवेज, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। आर्ग्यूमेंटेटिव टर्न इन पब्लिक पॉलिसी रेफर्स टू ऑप्शन नंबर ए, आर्ग्यूइंग इन policy makers, then option number B, policy makers arguing with the political executive, then option number C, relevance of argumentation, language and deliberation in policy making, and option number D, arguments to justify all policies। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है relevance of argumentation, language and deliberation in policy making। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन है। एम्फसाइजेज ऑन रेलेवेंस, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डाइकोटोमी, वैल्यूज एंड इक्विटी। हम लोग को यहाँ में से करेक्ट आंसर चूज करना है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेलेवेंस, वैल्यूज, इक्विटी एंड अनदर वन इज चेंज, ठीक है। इसका 4 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ में से सी वाला ऑप्शन। 1, 3 एंड 4 यहाँ पे करेक्ट 3 दिया हुआ है, वैसे चेंज भी और एक है, ठीक है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थिंकर्स के नाम थोड़ा मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो थिंकर्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूइट वाल्डो, फ्रैंक मेरेनी, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, चार्ल्स लेविन, एलन रोजेंथल, विंसेंट ओस्ट्रोम को बोला जाता है, ठीक है। देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। Which among the following was not a part of the Washington Consensus? पहले हम लोग जान लेते हैं वाशिंगटन कंसेंसस होते क्या है। वाशिंगटन कंसेंसस रेफर्स टू ए सेट ऑफ 10 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स promoted by the IMF, World Bank and US Treasury in the 1980s and 90s for developing countries. It focused on free market policies like privatization, trade liberalization and fiscal discipline, criticized for causing inequality and reducing social spending। अब देख लेते हैं इसका पॉइंट। नॉट कौन सा पार्ट नहीं है वाशिंगटन कंसेंसस का, वो पूछा जा रहा है यहाँ पे से। लो फिजिकल डेफिसिट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एंटरप्राइजेस,
encourage adoption of free trade policies and narrow tax base and moderate tax rate. So 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6. Who among the following has called Weber's ideal type of bureaucracy as unsuitable for developing societies? Harvard Simon, Chester I. Barnard, Fred W. Riggs and Dwight Waldo. 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा FW Riggs क्रिटिसाइज करते हैं वेबर को. देख लेते हैं थोड़ा सा इस थिंकर्स के लिए. हार्वर्ड साइमन इंट्रोड्यूस बाउंडेड रैशनैलिटी कॉन्सेप्ट्स, जिसको बोलते हैं लिमिटेड ह्यूमन डिसीजन मेकिंग. ठीक है, बाउंडेड रैशनैलिटी का मीनिंग ये है थोड़ा सा. And Harvard Simon gave the concept of satisfying good enough decision and focused on decision making in administration. Wrote administrative behavior in 1947 and he won the Nobel Prize in Economics in 1970. Then यहाँ पे थिंकर के बारे में बता जा चुके हैं चेस्टर आई बार्नार्ड. देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा. अमेरिकन मैनेजमेंट थ्योरिस्ट एंड एग्जीक्यूटिव. He wrote The Function of the Executive in 1938, his most famous books this one, and focused on formal and informal organization and emphasized communication and authority in management. Gave the concept of acceptance theory of authority. Authority works only if accepted by subordinates. ये concept भी बहुत मतलब आते जाते रहते हैं नेट्स स्लेट पेपर्स में. highlighted the role of leadership and cooperation. Then इस क्वेश्चन में और एक थिंकर थे फ्रेड डब्ल्यू रिग्स, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन था. सो इसके बारे में देख लेते हैं. फ्रेड डब्ल्यू रिग्स अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरिस्ट नोन फॉर कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ये कंपेयर करते हैं डेवलप्ड रिक्शियन मॉडल्स, जो डेवलपिंग एंड जो कंट्रीज के फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफरेंशिएटेड मॉडल ये लाते हैं, जिसको बोलते हैं रिक्शियन मॉडल भी. एंड स्टडीड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, फेमस फॉर द प्रिज्मेटिक society model, a mix of traditional and modern features. His key book's name is The Ecology of Public Administration, जो कि आई थी 1961 में. देन यहाँ पे और एक थिंकर है ड्वाइट वाल्डो. इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. ये भी अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कॉलर है. सो क्रिटिक ऑफ साइंटिफिक एंड वैल्यू फ्री अप्रोचेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्रिटिक करते हैं. एंड एम्फासाइज दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज वैल्यू बेस्ड एंड पॉलिटिकल. हिज की बुक इज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, 1948 में आई थी. मेजर फिगर इन द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट. ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7. एलिनोर ऑस्ट्रम प्रोपाउंडेड दैट. देख लेते हैं ऑप्शन. ऑल लोकल रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज मोर एफिशिएंट अंडर ए सेंट्रल पब्लिक authority. ऑप्शन नंबर बी है मार्केट फोर्सेस आर द बेस्ट एलोकेटर ऑफ वैल्यू ऑफ लोकल रिसोर्सेज. ऑप्शन नंबर सी है लोकल कम्युनिटीज आर द बेस्ट एट मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग देयर नेचुरल रिसोर्सेज. ऑप्शन नंबर डी है एनजीओज मस्ट प्ले द सेंट्रल रोल इन मैनेजिंग लोकल रिसोर्सेज. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी था, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस. ई गवर्नेंस के एडवांटेजेस, सुविधाएं क्या क्या होते हैं. ठीक है, सो इसके बारे में क्वेश्चन है, देख लेते हैं ऑप्शन. इट मेक्स गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल. It minimizes people's participation in government affairs. It lowers transaction cost. It helps building trust between the government and citizens. So 8 नंबर क्वेश्चन का इसका करेक्ट ऑप्शन वैसे यहाँ में हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी थे 1, 3 and 4 करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बोलते हैं कि इट मिनिमाइजेस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट अफेयर्स, जो कि करेक्ट नहीं है. बढ़ाते हैं पीपल्स पार्टिसिपेशन, क्योंकि ये ई गवर्नेंस है, इसका काम ही है पार्टिसिपेटरी एक गवर्नमेंट फॉर्म करना. ठीक है, सो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे ई गवर्नेंस के बारे में. सो हाँ, सो ई गवर्नेंस का आइडिया केम फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज इन द 1990s with the rise of the internet and ICT, inspired by concepts like good governance, transparency and efficiency. In India, it gained momentum with projects like NIC 1976 and later Digital India project in 2015, जो कि करंट गवर्नमेंट में लाई थी. एग्जाम्पल इन इंडिया लाइक डिजिटल इंडिया मिशन. ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं.
क्वेश्चन नंबर 9 होगा, स्टेट अंडर न्यू लिबरल रिजीम्स आर लाइकली टू विटनेस। सो ऑप्शन नंबर ए है एक्सपांशन ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज, ऑप्शन नंबर बी है रिट्रीट फ्रॉम द सोशल सेक्टर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबोव। सो 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन वैसे नन ऑफ द अबोव ही हो जाएगा। न्यू लिबरल रिजिम्स क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यू लिबरल रिजिम एम्फसाइजेस फ्री मार्केट, privatization and minimal state intervention in the economy, popularized in the 1980s by Reagan and Margaret Thatcher ideas। ठीक है, सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द डिस्कोर्स ऑफ नेग्रिट्यूड रिप्रेजेंट। डिस्कोर्स ऑफ नेग्रिट्यूड, सो ये क्या होते हैं देख लेते हैं। नेग्रिट्यूड इज ए लिटरेरी एंड पॉलिटिकल मूवमेंट दैट सेलिब्रेटेड ब्लैक आइडेंटिटी और कलर्ड आइडेंटिटी, कल्चर एंड हेरिटेज ओरिजिनेटिंग इन द 1930s एमंग अफ्रीकन एंड कैरिबियन इंटेलेक्चुअल। सो अभी ऑप्शन देख लेते हैं, व्हाट डिड द डिस्कोर्स ऑफ नेग्रिट्यूड रिप्रेजेंट, कोलोनियलिज्म या फिर कल्चरल इंपीरियलिज्म या फिर रेशियल एक्सप्लॉयटेशन या फिर डी कोलोनाइजेशन। सो करेक्ट ऑप्शन वैसे इसमें आंसर की में बोथ दिया जा चुकी है, सी एंड डी, रेशियल एक्सप्लॉयटेशन एंड डीकोलोनाइजेशन। ठीक है, जो आंसर की है WB सेट के पॉलिटिकल साइंस के इस ईयर के 2023 के। सो इसमें ऑप्शन सी एंड डी बोथ दिया जा चुके हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज्ड इंटरेस्ट ग्रुप्स जो कि गैब्रियल आल्मंड ने दी थी, इसका करेक्ट सीक्वेंस लगाना है हम लोगों को, नीचे दिए गए हुए हैं। सो लगाना है, यहाँ पे से दिया गया हुआ है इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स, नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स, एसोसिएशनल ग्रुप्स एंड एनोमिक ग्रुप्स। सो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया जा चुकी है 1 3 4 2, जो कि है फर्स्ट में आएगा इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स, देन आएगा एसोसिएशनल ग्रुप्स, देन आएगा एनोमिक ग्रुप्स एंड लास्ट में आएगा नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स। ठीक है, ये दिया जा चुका है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में भी। सो एल्मॉन्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स, एनोमिक ग्रुप्स क्या होता है, लाइक स्पॉन्टेनियस, अनऑर्गेनाइज्ड एंड रिएक्शन बेस्ड, लाइक रायट्स और प्रोटेस्ट आफ्टर ए सडन क्राइसिस, ऐसे होते हैं एनोमिक ग्रुप्स। ठीक है, देन नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स क्या होता है, बेस्ड ऑन कॉमन आइडेंटिटी लाइक region based groups or caste based group but not formally organized, examples like tribal groups or caste based communities। then आते institutional groups जो आलमंड ने दी थी उसका क्या मतलब है, it's a part of like formal structures, army, bureaucracy that also influence policies, example military or civil services groups। then जो और एक है वो है एसोसिएशनल ग्रुप्स, लाइक ऑर्गेनाइज्ड रजिस्टर्ड ग्रुप्स दैट एक्टिवली लॉबी, जिसका लॉबी होता है एसोसिएशनल ग्रुप्स का, लाइक ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। ठीक है, बिजनेस एसोसिएशंस लाइक FICCI, ये सब होते हैं। सो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12, मिचेल्स आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। रॉबर्ट मिचेल ने जो एक कॉन्सेप्ट दी थी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की वाज कंसेप्चुअलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ विच कंट्री। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन का एंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। जर्मन में एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसका नाम है जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके ऊपर बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। देख लेते हैं थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट वैसे होता है क्या है, मिचेल्स आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। सो एवरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नो मैटर हाउ डेमोक्रेटिक एट फर्स्ट इवेंचुअली डेवलप्स ओलिगार्की, रूल बाई फ्यू होते हैं। ठीक है, लीडरशिप। सो की आइडिया है इसका, ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू ओलिगार्की, पावर कंसंट्रेट्स इन द हैंड्स ऑफ फ्यू लीडर्स ओवर टाइम। Mitchell's given the idea has given by Mitchell's in 1911 in his book, and examples like political parties becoming dominated by a small elite, जैसे कि हमारे इंडिया में भी होते हैं ऐसे ही सेम टाइप का। So moving to the next question, question number will be 13. Who among the following first developed the concept of general system theory? किसने फर्स्ट लाई थी ये जो जनरल सिस्टम थ्योरी होते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लुडविग वॉन बार्टलेमेथी। ये सब नेट के PYQ भी है, नेट में भी ये क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं। सो देख लेते हैं थोड़ा सा जनरल सिस्टम्स थ्योरी
एंड इसका कुछ प्रोपाउंडर के बारे में देख लेते हैं. सो लुडविग वॉन बर्टलनफी को तो फादर बोला जाता है जनरल सिस्टम थ्योरी का. एम्फासाइज करते हैं वो इंटर रिलेटेड सिस्टम्स इन बायोलॉजी एंड सोशल साइंसेस. इसने फर्स्ट लाइट ही जनरल सिस्टम थ्योरी. देन डेवलप करते हैं इसको टैलकट पार्सन ने भी, ठीक है. देन डेविड ईस्टन ने भी इनपुट आउटपुट जो मॉडल है इसका उसको भी बोला जाता है जनरल सिस्टम थ्योरी ही. कार्ल डच ने भी डेवलप की है. देन नॉर्बर्ट विडनर ने भी डेवलप की है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 14. Who among the following used the concept of print capitalism? सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेनेडिक्ट एंडरसन. ये सब भी नेट के पीवाई की हुए हैं. देख लेते हैं प्रिंट कैपिटलिज्म का मतलब क्या है. इट मीन्स द यूज ऑफ प्रिंटेड बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स इन लोकल लैंग्वेजेस टू मेक प्रॉफिट विच ऑल्सो हेल्प क्रिएट टू सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी एंड नेशनहुड अमंग पीपल. ठीक है. सो 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर. किसको कंसिडर नहीं किया जाता है पॉलिटिकल कल्चर राजनीतिक सांस्कृतिक मात्रा हिसाबे गणना ना किए गए हुए हैं. कॉग्निटिव, बिहेवियरल, अफेक्टिव एंड इवैल्यूएटिव. 15 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है बिहेवियरल, आचरणगत. आचरणगत को इसका पॉलिटिकल कल्चर में कंसिडर नहीं किए जाते हैं. बाकी कॉग्निटिव, अफेक्टिव, इवैल्यूएटिव इसका पार्ट है. So 16 number question देख लेते हैं. The first political philosopher to have proposed the classification of constitution was. So 16 का यहाँ में से करेक्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं है. none of the above दिया जा चुकी है. And 17 question देख लेते हैं हम लोग. Which of the following was not a settler colony? Settler colony का मीनिंग क्या है? A settler colony is a type of colony where people from a foreign country settle permanently, often displacing indigenous peoples. Example है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में अंडर ब्रिटिश रूल. ठीक है. सो इसका 17 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ में से घाना. देख लेते हैं. नॉट ए सेटलर कॉलोनी पूछा था तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका घाना. देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन. पोस्ट डेवलपमेंट ऑप्शन देख लेते हैं. ऑफर्स ए thoroughgoing critique of modernization, highlights that development stands like a ruin in the intellectual landscape, offers a coherent theory and program of action, ignores grassroots movements in as complicit in developmentalism. सो 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ में से ऑप्शन नंबर जो ए है 1 and 2 बोथ आर करेक्ट. ठीक है. देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन. द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविक कल्चर वाज डेवलप्ड बाय मोस्ट फेमस क्वेश्चन. सिविक कल्चर वाज डेवलप आउट ऑफ ए सर्वे ऑफ. सिविक कल्चर किसने डेवलप की थी? ये है गैब्रियल अल्मन एंड सिडनी वर्बा इन देयर बुक द सिविक कल्चर आई थी इन 1963 में. ठीक है. सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर बी. यूएसए, यूके, मैक्सिको, जर्मनी, इटली में उन लोग ने एक सर्वे की थी एंड इसके ऊपर बेस करके सिविक कल्चर का कॉन्सेप्ट इन लोग ने लाई थी. देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन. मेजोरिटेरियनिज्म इम्प्लाइज. सो मेजोरिटेरियनिज्म इम्प्लाइज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव. रूल बाय मेजोरिटी है यहाँ पे. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कॉन्सोशिएशनलिज्म, नॉन ऑफ द अबव. 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हाँ भी. ठीक है. सो 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज ए न्यू सोशल मूवमेंट? वर्किंग क्लास मूवमेंट, मूवमेंट बाय द सेक्सुअल माइनॉरिटीज, वुमेन्स मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट. न्यू सोशल मूवमेंट जो कि है आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड बोला जा सकता है. आफ्टर 1950s 1960s के बाद जो मूवमेंट न्यूली डेवलप हुई है ओवरऑल द कंट्री, ओवरऑल इन द वर्ल्ड. ठीक है. सो इसको बोला जाता है न्यू सोशल मूवमेंट. इसका पार्ट नीचे दिए गए में से कौन सा नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है वर्किंग क्लास मूवमेंट. ये बहुत पहले से ही हो रहे हैं सभी जगहों में. 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हिच इनोवेटिव कॉन्सेप्ट वाज कॉइन्ड बाय हमजा अलवी? 22 का करेक्ट ऑप्शन वैसे हो जाएगा ओवर डेवलप स्टेट. ये भी नेट के PYQ है, बहुत बार आ चुकी है. सो अकॉर्डिंग टू हमजा अलवी एन ओवर डेवलप स्टेट इज ए पोस्ट कॉलोनियल स्टेट मेनली. ठीक है. वेयर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिटरी apparatus रिमेन्स टू पावरफुल डोमिनेटिंग ओवर ए वीक सिविल सोसाइटी. याद रख लीजिएगा, कभी कभार कॉन्सेप्ट भी आ सकती है. देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन. रॉबर्ट पुटनाम्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल
Robert Putnam's concept of social capital is associated with the following approach to the study of comparative politics. एंड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉलिटिकल कल्चर. सो देख लेते हैं थोड़ा सा रॉबर्ट पुटनम के इस आइडिया के ऊपर. रॉबर्ट पुटनम सोशल कैपिटल आइडिया. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट पुटनम, सोशल कैपिटल मीन्स द नेटवर्क्स, नॉर्म्स एंड ट्रस्ट दैट हेल्प पीपल वर्क टुगेदर इफेक्टिवली फॉर म्यूचुअल बेनिफिट. उसके की वर्क है बोलिंग एलोन. इसका मोस्ट फेमस बुक है, नेट में आ चुकी है पहले भी, 2000 में पब्लिश हुई थी. मेन आइडिया है डिक्लाइन इन सोशल कैपिटल, वीकनेस, डेमोक्रेसी एंड सिविक लाइफ. एग्जाम्पल है इसका पार्टिसिपेशन इन क्लब्स, एसोसिएशंस एंड कम्युनिटी ग्रुप्स बिल्ड सोशल ट्रस्ट. ये है रॉबर्ट पुटनम सोशल कैपिटल आइडिया. Moving to next question, question number 24. Which of the following books is not written by Max Weber? ऑप्शन दिया गया हुआ है द रूलिंग क्लास, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, देन पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी. ये ऑप्शन नंबर 1 जो रूलिंग क्लास है ये मैक्स वेबर का बुक नहीं है, एक एलिट थिंकर का ये बुक है. किसका है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है. बाकी ये प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म आई थी 1905 में, मैक्स वेबर की ही बुक. पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन आई थी 1919. इकोनॉमी एंड सोसाइटी आई थी 1922 में. देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन. एजर्जन रीजन में से है. एजर्जन दिया गया हुआ है प्रेसिडेंशियल सिस्टम provides for a stable governance model for a full term. रीजन है centralization of power is inherent in presidential system. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी है. बोथ आर द करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट. एजर्जन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन. व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए significant aspect of the genealogical concept of power. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दी अबव. जेनेरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ये होते हैं जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर है इसने लाए है. पोस्ट मॉडर्न एक आइडिया है. सो इसमें से एक सभी नहीं है. सो 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन seeks to promote which of the following? Formal equality, substantive equality, inequality, meritocracy. सो 27 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सब्सटेंटिव इक्वालिटी. प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कास्ट बेस्ड, लाइक एग्जांपल है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दो दिए जाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया में ही जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिया जा चुकी है इन एजुकेशन, जॉब्स हो, पॉलिटिक्स इन इंडिया हो, ठीक है, इसको बोला जाता है पॉजिटिव प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन. कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस इन इंडिया आर्टिकल है 15 क्लॉज 4 में दिया जा चुका है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन. एंड देन 16 क्लॉज 4 आर्टिकल 46 एटसेट्रा. देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड. ओके, तो द रेस्ट ऑफ द आर्ट आई थी 1961 में, ये फ्रांस फैनन की ही है. वर्ल्ड ऑर्डर आई थी 2014 में हेनरी किसिंगर के. इम्प्लोजन ऑफ कैपिटलिज्म आई थी 2013, समीर अमीन के बुक है. द न्यू कॉलोनियलिज्म, द लास्ट डेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन ये करेक्ट थिंकर नहीं है. करेक्ट थिंकर कौन है आप लोग बता सकते हो. 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. लॉक्स व्यू ऑन स्टेट ऑफ नेचर इज. सो 29 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्री पॉलिटिकल बट नॉट प्री सोशल. ठीक है, प्री सोशल होता नहीं है, ओनली प्री पॉलिटिकल है लॉक्स का स्टेट ऑफ नेचर. देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग थ्योरीज विद देयर रेस्पेक्टिव थ्योरीज. मैच करना है हम लोगों को. सो देख लेते हैं. जेरेमी बेंथम दिया गया हुआ है, हैना अरेंट, फ्रांस फैनन, जयप्रकाश नारायण. इधर है यूटिलिटेरियनिज्म, देन पोस्ट कॉलोनियलिज्म, रिपब्लिकनिज्म, टोटल रिवोल्यूशन. सो ये तो टोटल रिवोल्यूशन लास्ट के साथ फास्ट का मैच हो जाएगा, डी का 1 के साथ मैच हो जाएगा. एंड हम लोग को देख लीजिए करेक्ट ऑप्शन मिल ही गया. वैसे अदर भी मिला लेते हैं. जेरेमी बेंथम का मैच हो जाएगा यूटिलिटेरियनिज्म, हैना अरेंट का मैच हो जाएगा रिपब्लिकनिज्म के साथ, एंड फ्रांस फैनन का मैच हो जाएगा पोस्ट कॉलोनियलिज्म के साथ. ये सारे थिंकर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं. ठीक है, इसका बुक्स के बारे में भी क्वेश्चन बहुत आते जाते रहते हैं, देख लीजिएगा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. देख लेते हैं. लेनिन कॉल फॉर एबोलिशन ऑफ द स्टेट. इकोलॉजिज्म एंड एनवायरमेंटलिज्म आर नॉट द सेम. Pluralism calls for concentration of sovereign power in the state.
पोस्ट मॉडर्निज्म कॉल्स फॉर द कोलैप्स ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स। ये तो ट्रू है, वैसे डी भी ट्रू है, बी भी ट्रू है। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा, नॉट ट्रू पूछा गया हुआ है, एंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। थ्रू genealogy of power, whose methodological concern is to look at the ways in which people govern themselves and others through the production of knowledge. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिखाइल फोको। इसके ऊपर पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर और एक क्वेश्चन आए हुए हैं जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही करके आ चुके हैं, ठीक है। शायद 25-26 नंबर क्वेश्चन इसके ऊपर ही होगा। सो देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग थ्योरीज टॉक्ड अबाउट राइट टू रेबेलियन। ऑप्शन दिया गया हुआ है माओ जेडंग, जॉन स्टुअर्ट मिल, शी गुएवेरा, जॉन लॉक, एंड 33 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जॉन लॉक, राइट टू रेबेलियन। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सिग्निफिकेंट थ्योरिस्ट ऑफ नेशनलिज्म, एंड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो रॉबर्ट डाल है। ये नेशनलिज्म के बारे में ज़्यादा रॉबर्ट डाल के जो थ्योरीज है उसके अंदर हम लोगों को नेशनलिज्म के बारे में नहीं देखते हैं। बाकी अर्नेस्ट गेलनर, एंथनी स्मिथ एंड एरिक हॉब्सबॉम के अंदर हम लोगों को नेशनलिज्म के आइडियाज बहुत सारे मिलते हैं। सो 35 नंबर क्वेश्चन। क्रिटिक ऑफ गोठा प्रोग्राम वॉज रिटन बाय। वैसे क्रिटिक ऑफ गोठा प्रोग्राम आई थी 1875 में, एंड इसका थिंकर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। सो देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। हु एडवोकेटेड ए जंक्शन ऑफ वेदांत ब्रेन एंड इस्लाम बॉडी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज डिस्क्राइब बाय अग्नस सुत्ता। अग्नस सुत्ता वैसे 27 सुत्ता पिटका है एज ए पारागन ऑफ भारसु। सो इसका 37 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आराहंट। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट written by Sri Aurobindo Ghosh? Life Divine, Essays on the Gita, Yoga Concepts and Practice, The Ideals of Humanity। ये ए बी डी तो वैसे औरोबिंदो घोष का ही बुक है, लेकिन योगा कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस, योगा के ऊपर औरोबिंदो घोष के बुक्स है, लेकिन योगा कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस ये नहीं है, ठीक है। So, देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। कीप द ऑड वन आउट। वीदी सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय, MS गोवालकर, राम मनोहर लोहिया। इसका ऑड वन आउट हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, ये ऑड वन आउट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द फ्रेज वसुधैव कुटुंबकम इज फाउंड इन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दी वाला महाउपनिषद। देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट वाज एन एडवोकेट ऑफ। मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट को वैसे एक बहुत फेमस बुक है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, इसके लिए जाना जाता है, एंड ये है लिबरल फेमिनिज्म के एडवोकेट। सो 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिड कंसीव सोसाइटी एज ए कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज। ये भी नेट के POQ है। मोर और लेस सेल्फ सफिशिएंट एंड नेसेसरी गवर्न्ड बाय रूल्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जॉन रॉल्स। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सो ये जो थिंकर है रॉबर्ट नोजिक, जॉन रॉल्स, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक हैग, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ने देख लेते हैं। सो रॉबर्ट नोजिक थे एक लिबर्टेरियन थिंकर, ऑथर ऑफ एनर्की, स्टेट एंड यूटोपिया 1974। ये भी फेमस बुक है, आते जाते रहते हैं एग्जाम्स में। ही फेवर्ड मिनिमल स्टेट आइडिया एंड इंडिविजुअल राइट्स, गेव द एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, ओपोज्ड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रॉल्स इक्विटी प्रिंसिपल। ये भी आ सकती है कभी, ठीक है। ही ओपोज्ड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड रॉल्स इक्वालिटी प्रिंसिपल्स। सो जॉन रॉल्स के बारे में देख लेते हैं। गेव थ्योरी ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस, की आइडियाज है ओरिजिनल पोजिशन, वेल ऑफ इग्नोरेंस, डिफरेंस प्रिंसिपल। हिज मोस्ट फेमस बुक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इन 1971 फोकस ऑन इक्वालिटी, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज।
सो कार्ल मार्क्स के बारे में देख लेते हैं। जर्मन फिलोसोफर है एंड एन इकोनॉमिस्ट है, गेव थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड हिस्टोरिकल मेथोडिज्म, जैसे कि हम लोग जानते हैं सब लोग। एडवोकेटेड फॉर ए क्लासलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी, की वर्ड्स है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 एंड द डास कैपिटल। बहुत सारे बुक्स है लेकिन मोस्ट फेमस बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड डास कैपिटल है। बिलीव्ड कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट वर्कर्स, प्रोलेटेरिएट, वर्कर्स को उसने बोलते हैं प्रोलेटेरिएट बोल के, फॉर प्रॉफिट। फ्रेडरिक हायक ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर है, स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ फ्री मार्केट्स एंड इंडिविजुअल लिबर्टी का। क्रिटिक ऑफ सोशलिज्म एंड सेंट्रल प्लानिंग, जो कि बोथ फ्री मार्केट्स के अलग से कॉन्सेप्ट है, मतलब टोटली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट। की बुक्स है द रोड टू सर्वडम इन 1944, वार्न दैट गवर्नमेंट कंट्रोल लीड्स टू लॉस ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सो यही तक था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देख लेते हैं 43 नंबर। Who among the following is not a proponent of communitarianism? Alasdair MacIntyre, Michael Sandel, Michael Walzer, Frederick Hayek. एंड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेडरिक हायक वॉज नॉट ए प्रोपोनेंट ऑफ कम्युनिटेरियनिज्म। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज कस्मोपोलिटन डेमोक्रेसी? ए फॉर्म ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट विथ ग्लोबल सिटीजनशिप। एंड यस, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ग्लोबल सिटीजनशिप। कॉस्मोपोलिटन डेमोक्रेसी, कॉस्मोपोलिटन वर्ड देखते ही आप लोग ग्लोबल सिटीजनशिप ये वर्ड याद रख लीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? मार्क्सिज्म एक्नोलेजेस द रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। ठीक है, मार्क्सिज्म कंसिडर्स द स्टेट एज मेरेली ए टूल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 वाला ऑप्शन ट्रू है। 46 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। which of the following text is not written by Marx? मार्क्स ने कौन से नहीं लिखी है, एंड मैंने यहाँ पे बता के रखी है। एंटी ड्यूरिंग जो कि लिखी है फ्रेडरिक एंजेल्स ने इन 1878। बाकी सब मार्क्स के मोस्ट फेमस बुक है डास कैपिटल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड ग्रैंड राइस। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट, ये कोट किसकी है? GW.F. हेगेल, फ्रेडरिक नीत्जे, H.V. ट्रेचिक, T.H. ग्रीन। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है T.H. ग्रीन। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वाज जॉन रॉल्स, F.A. हयाक, J.S. मिल और एरिस्टोटल। एंड इसका 48 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा J.S. मिल। देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। एजर्सन रीजन में से है। एजर्सन दिया जा चुका है मैकियावेली के ऊपर। मैकियावेली डिफरेंशिएटेड बिटवीन प्राइवेट मोरलिटी एंड पब्लिक मोरलिटी। रीजन दिया जा चुका है मैकियावेली एम्फासाइज ऑन द इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ पब्लिक मोरलिटी एंड स्टेट क्राफ्ट। सो इसका मैकियावेली एम्फासाइज ऑन द इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ पब्लिक मोरलिटी एंड स्टेट क्राफ्ट, बट इसका करेक्ट ऑप्शन दिया जा चुका है ऑप्शन नंबर C। ठीक है, जो कि एजर्सन ट्रू है एंड रीजन फॉल्स है। देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, जो कि आंसर इसमें गलत दिया जा चुका है 50 का भी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी एक ड्रॉप है, लेकिन हम लोग आंसर देख लेते हैं अच्छे से। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आई थी 2004 में, नेशनल कमीशन एज ए सेपरेट बॉडी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स 2004 में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में। सो इसका वैसे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था 2 को पहले, देन 4 को होना चाहिए था, लेकिन ये हमें ऑप्शन में है ही नहीं ऐसा। सो इसको ड्रॉप किया जा चुकी है। सो गाइस यही तक था आज के क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ फुल सोल्यूशन के साथ। आप लोगों को कुछ भी डाउट है कुछ क्वेश्चन में तो बता सकते हो। एंड 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में एक सेपरेट वीडियो में लाऊंगी। एंड इसके अलावा भी मैं नेट का PYQ करवा चुकी हूँ 2025 तक। एंड जो नॉर्थ ईस्ट लेथ होता है उसके भी मैं पेपर 1 पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस फुल सोल्यूशन 2025 तक करवा चुकी हूँ। आप लोग अगर नेट और स्लेट के एस्पायरेंट हो तो देख सकते हो वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट पर जाके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। बाय बाय।